Assalamu alaikum students, this is Nasir Raza, Head of Admissions and Compliance at Radify Group of Companies. Today, the topic that I am going to present to you guys is all about bank statements and how this bank statement, if incomplete, can affect your cash availability and everything that is associated with it. अगर स्टार्ट किया जाए राइट अवे फ्रॉम द टॉपिक, जो प्रॉब्लम इस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रही है बच्चों के लिए वो ये है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि उसमें जो 28 डेज़ हैं वो मैच्योर्ड नहीं है फंड्स की अवेलेबिलिटी में, और उसकी बेसिस के ऊपर जो कैश की रिक्वेस्ट की डेडलाइंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अप्रोच कर चुकी हैं। तो एक मार्केट में काफ़ी प्रिवेलिंग प्रैक्टिस मौजूद है जिसमें ज़्यादातर लोग बैंक स्टेटमेंट्स को एडिट करते हैं और उसको एडिटेड वर्जन में यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिसके ऊपर अवेयरनेस मौजूद नहीं है, और उसके जो आफ्टर मैथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं, जो कि आप लोगों को जानने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर नहीं हो रहे आप तक। जिसमें अगर बिल्कुल ही एक एंड पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहले तो चीटिंग की मद में आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो कैप्चर कर ली जाती है यूनिवर्सिटी के एंड से, और स्पॉन्सरशिप तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। That means the funds that university is asking you to show needs to be matured, and that needs to be provided to the university before the deadline. And in any case, if you encounter a failure to do so, then there is no hope for you to get the cash letter for the September intake, and vice versa, you get to miss your intake as well as all the opportunities that are associated with it. तो इस सिनेरियो को कर्टेल किया कैसे जा सकता है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या मौजूद है। तो अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अगर आप आज की डेट में, हम 26 ऑफ जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में विदाउट हैविंग एन ऑफर लेटर भी सितंबर इनटेक के लिए अगर आप फंड्स एलोकेट करके उन्हें 28 डेज मैच्योर करें, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 5th ऑफ अगस्त तक या 24th ऑफ अगस्त तक कैश लेटर्स की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करेंगी। लेकिन जब ये डेट 1 सितंबर क्रॉस कर जाएगी तो यूनिवर्सिटीज़ की जो रिपोर्टिंग की एक डेडलाइन होती है कि आपने मौजूद होना है प्राइमेसिस के ऊपर कैंपस के अंदर आफ्टर एक्वायरिंग योर वीज़ा, वो डेट 11 सितंबर मिलेगी आपको, 17 सितंबर मिलेगी। तो 11 और 17, दैट मीन्स इट्स वे टू लिटिल टाइम फॉर यू। इफ यू गेट टू हैव योर कैश लेटर एट 1st of September, you won't be able to get your visa within that time frame. Even if the decision is made on your visa application, still there will be not enough time for you to acquire your passport from the VFS. And even if you get to do that, you won't be able to book your tickets for the time frame that is given to you as a deadline by the university. So इन सारे एस्पेक्ट्स में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, और मैं आप लोगों को एडिफाई के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने इस सिनेरियो में एक फेलियर की तरफ जाते हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जैसे आज 2 दिन की हुई है, इस 2 दिन की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप अपनी कैश डेडलाइन के रिलेटेड काफ़ी अनश्योर हो, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ जो आपके केस को लेके आगे चल रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करके देखें, उनसे एक दफ़ा पूछें कि आपकी डेडलाइन क्या है, और केस को थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड एक रियलिटी चेक ज़रूर दें, ताकि अगर ये 2 दिन की बैंक स्टेटमेंट है और आपको 2 दिन के ऊपर वाइंड अप करनी पड़ रही है, तो आपको 2 दिन के एक्सपेंसेस या 2 दिन के उसकी कॉस्ट के ऊपर आप जो है उस चीज़ को वाइंड अप कर सको। बाय द मीन ऑफ कॉस्ट आई मीन के आपके जो फंड्स एलोकेट हुए हैं, अगर आप उन फंड्स को कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हो तो वो आप टाइमली कर सको, बजाय इसके कि उसे बाइंड करके अपने अकाउंट में रखो और उसका आपको कोई आउटकम भी ना मिले। तो इस सिनेरियो में सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आपको अपनी कैश की डेडलाइन पता हो और उस डेडलाइन के ऊपर आपके 28 डेज होते हो। Secondly, let's just say this has not happened, then we have a second option as to present our case as it is, and that is to write an affidavit with the university while keeping in loop your consultant, whosoever that may be, and you just need to show to the university that the funds that are available in your bank account are of duration, let's just say 20 days, 21 days, i.e. let's just say it goes on like that, or for example it's 24 days old but they are not mature, but they are of enough duration that we can write an affidavit on it.
We cannot write an affidavit on 9 days old bank statement, but if it's above 20, we can say that to university that I have held my funds for 20 days, so I can extend this amount to the 28 days as well. If you proceed my cash letter, I will be very easily able to make these funds matured and then file my visa afterwards. So you can process my cash letter on my incomplete or immature funds, and then I will be able to mature them once I get to have the कैश लेटर. सो ये एक केस बनता है यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग, और इसमें आप एज एन एप्लीकेंट अपनी इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, अपनी इंटेग्रिटी को भी इंडेंजर नहीं कर रहे हैं, और आप अपने एंड से एक बड़े प्रेजेंटेबल वे में एक रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी के एंड पे लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे फंड्स मेरे पास मौजूद हैं, 20 डेज हो चुके हैं, 8 डेज मैं शॉर्ट हूँ, आप मेरी कैश की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, मैं एफिडेविट के ऊपर आपको एक ओथ देता हूं कि ये फंड्स मैं मैच्योर करके वीज़ा फाइल करूंगा. इससे अगर आपका कैश प्रोसीड हो जाए तो दिस विल बी दैट इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो. इसके अगेंस्ट अगर कोई सेकंड कोई थर्ड अप्रोच कोई भी एप्लीकेंट अगर करता है जो कि मार्केट में आपको जैसे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट ने किया, उसको सक्सेस मिला, उसने तीसरे को सजेस्ट किया, उसने चौथे को बताया, तो इस तरह करते हुए जो आपको एक अनप्रोफेशनल सा एक ओपिनियन मिलता है कि एडिट कर लेते हैं, और वो आप अपने कंसल्टेंट के नॉलेज में भी नहीं लेके आते, और वो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली सेंड कर देते हैं. तो उस सारे सिनेरियो में आपका नुकसान कहीं ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी के एंड पे एक मेजर अमाउंट, मेजर चंक ऑफ योर सेविंग्स, मेजर चंक ऑफ योर बजट जो आपने एलोकेट किया यूनिवर्सिटी के इनिशियल डिपॉजिट की तरफ, वो इंडेंजर कर लेते हैं आप, वो कॉन्फिस्केट कर लेती है यूनिवर्सिटी, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, और इस तरह के बेशुमार केसेस जो हैं वो आपके इर्द गिर्द फेलियर की शक्ल में मौजूद भी हैं. तो इस चीज़ को हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, और ना ही ये कोई सोल्यूशन रहता है. मैंने आपके साथ जो सॉल्यूशंस की बात की है उसमें एक तो अपने फंड्स को आज ही अगर आप शुरू कर लें तो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन आज की डेट से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप इंडेंजर होते हैं. आपको चेकआउट करना है अपने ऑफिसर के साथ कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन सितंबर इनटेक के लिए अभी भी टाइम दे रही है कि आप अपनी स्टेटमेंट को अगर शुरू करो तो वो 30 डेज या 28 डेज तक मेच्योर हो जाए. अगर ये नहीं हो रहा तो पार्शली भी अगर कंप्लीट हो रही है तो क्या वो 20 डेज से अबव बन रही है. अगर 20 डेज बन रही है तो क्या आप एफिडेविट को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी केस को ऑनेस्टली प्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के एंड पे. और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो क्या आपको अपने फंड्स को मेच्योर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो अगर आप 2 या 3 दिन की बैंक स्टेटमेंट के साथ मौजूद हैं और आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये मेच्योर नहीं भी होते तो हम इसे एडिटेड वर्जन में यूनिवर्सिटी के एंड पे भेज देंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल एम्बेसी के इंटरव्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस को इनिशिएट कर चुकी हैं अपने एंड से, और आपकी दी हुई बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर ना सिर्फ ब्रांच मैनेजर्स बल्कि पूरी जो एक हेड क्वार्टर्स होता है, हेड ऑफिस होता है बैंक्स का, वहाँ पे जाके आपकी एक बड़े कंप्लीट एंड से वेरिफिकेशन परफॉर्म की जा रही है, जिसकी एक वेरिफिकेशन ईमेल यूनिवर्सिटी अपने कैश शील्ड्स में ऐड करना शुरू हो गई हैं. तो इन सारी लिमिटेशंस को आपने अपने एंड से अंडरस्टैंड करते हुए अपने केस को मेक श्योर करना है कि इसमें ऑनेस्टी रहे, इसमें कोई चीटिंग ना रहे, इसमें आप लोग फाइनेंशियली सेव रहें. क्योंकि एज अ कंसल्टेंट हमारी अपने एडिफाई के प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बगैर किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के, बगैर किसी फाइनेंशियल लॉस के, आप लोगों का जो काम है वो एक इंजाम तक पहुंचे, आप एक अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करो. और उस सारे सिनेरियो में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी अपने केस में एग्जिस्टिंग वे में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं, अपने कमेंट्स में अपनी अपनी किसी भी क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, और हमारी एक्सपर्ट मार्केटिंग की टीम रूट करेगी उन क्वेश्चंस को हमारे काउंसलर्स के साथ, हमारे हेड ऑफ एडमिशन्स, मैं खुद बल्कि इस चीज़ को देखूंगा. और अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी आती है तो ज़रूर अपने कमेंट्स दें. और इस सारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो आप सबके लिए सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने कोई भी चीटिंग यूनिवर्सिटी के एंड पे अगर करते हैं तो उसके जो आफ्टर मैथ है, जो उसके रेपरकशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इक्वेइंग होंगी, और उसकी इको जो है वो आप अनबेरेबल कंसिडर कर सकते हैं. क्योंकि ये जिन लोगों के साथ हुआ है दे नो इट बेटर, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल फ्रॉम द प्रोफेशनल एस्पेक्ट दैट वेदर शुड वी डू इट और नॉट.
इस सब के साथ अगर एक ओपिनियन ऐड कर सकूँ अपनी वीडियो के इख्तिताम पर, तो वो ये है कि इस टाइम में बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ आपकी जो जनवरी इनटेक है वो क्लोज़ होने की तरफ जा रहा है। इस पे वीडियोज़ बहुत सारी मौजूद नहीं होंगी, लेकिन हम जानते हैं कि जनवरी इनटेक जो सितंबर इनटेक है उससे काफ़ी ज़्यादा कम सीट्स उसमें अवेलेबल होती हैं। इसमें जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स की वो बहुत कम होती है। तो उस कम कैपेसिटी को आप अंडरस्टैंड इस तरीके से करें कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अब जनवरी इनटेक में भी क्लोज़ डाउन होना शुरू हो जाएँगी। अपनी एप्लीकेशंस को सेफ़र साइड, अगर आपका थोड़ा-सा भी सितंबर इनटेक एंडेंजर्ड है, तो मूव करें, अपने आप को निकालें सितंबर इनटेक से, जो कि इस टाइम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेस बन चुका है। आप लोगों ने इस चीज़ को या तो प्रोफ़ेशनली किसी को अपना केस प्रेज़ेंट करके एक ओपिनियन लेना है, या आपने खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो आप लोगों के पास मौजूद है, और फिर आपने अपने केस को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्लान बी देना है, और उस प्लान बी में जनवरी इनटेक विदाउट इवन डिपेंडेंट वीज़ा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो किस एस्पेक्ट से बेनिफिशियल है कि सिर्फ डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा है, और वो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये काफ़ी अश्योर्ड नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ डिबेट चल रही है। ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए, अगर ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट की बात की जाए, तो एक हस्बैंड को उसकी वाइफ से अलग किया नहीं जा सकता किसी भी पॉलिसी के तहत। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होप मौजूद है कि ये काम अभी ना हो। तो आप जनवरी इनटेक को बिल्कुल अबैंडन नहीं करें। आप जनवरी इनटेक में अपनी ऑप्शंस को ज़रूर रखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्लान बी के ऊपर फोकस करें इस टाइम में, और अपना प्लान बी के मुताबिक जनवरी इनटेक को अवेल करें, जो यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम में रिक्रूटमेंट करना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं स्टर्लिंग की बात करूँ, बहुत सारे लोग स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसके एमओआई की बेसिस के ऊपर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर हम सितंबर की बात करें तो मार्च अप्रैल के अराउंड में बंद हो गई थी। वहाँ पे रश इतना होता है, वहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा जाने का रुझान है, और उनकी लोकेशन इतनी अच्छी जगह पे है, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के अंदर एक मेन सिटी कंसिडर होता है। तो इन सारी बेसिस के ऊपर अगर आप इस टाइम में, जहाँ पे किसी को सोच भी नहीं आ रही कि अभी जनवरी इनटेक में हमें अपनी एप्लीकेशन करनी चाहिए, तो आप लोगों को करनी चाहिए। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस टाइम में करने वाले जैन इनटेक में अप्लाई लोग बिल्कुल वैसे ही होंगे जो टाइमली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लॉट के अंदर, या किसी भी अपने वेंचर के अंदर, जो भी एंटरप्रेन्योर सोच होती है उनकी, उसके अंदर वो जो भी अपना एक बिजनेस एस्पेक्ट के साथ वो प्रोसीड करते हैं। इस सारी चीज़ों में आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने जैन इनटेक को कंसिडर करें। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अपने केस की जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस है उसको ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।